हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज एसबीआई का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए एक पजल्स लाया हूँ। रीजनिंग में रीजनिंग में मैं आपको पजल्स आज करवाने वाला हूँ। मेंस लेवल की पजल है, अच्छी पजल होती है। आपको पता है कि बहुत थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है वहाँ पर मेंस में, स्पेशली पजल्स रीजनिंग का। तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है। उससे पहले अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, लाइक बैंकिंग में कोई सा भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या एसएससी की बात करूं, सी सेट की बात करूं जो यूपीएससी का होता है, या सीडीएस होता है जहां पर अच्छे लेवल्स की पजल्स आती है। उसके अलावा आप कैट की बात कर लो तो कैट में अच्छी खासी लेवल की पजल्स रहती है, रीजनिंग रहती है। तो इनमें से अगर कोई और एग्ज़ाम भी है जहाँ पर रीजनिंग पजल्स पूछी जाती है तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। भाई, चैनल को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप खुद देखो कि चैनल में मैं कब से आपको पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो, वहाँ पर पूरी आपको क्वांट मीन्स मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डीआई, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दिया हूँ। बहुत मेहनत लगी है इन सबको पढ़ाने में, और आप जब पढ़ोगे तो आपको लेवल पता चलेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाया हूँ, कितनी मेहनत किया हूँ। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सपोर्ट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। मैं आपकी सुविधा के लिए दो लैंग्वेज में पेपर लगा दिया हूँ, क्वेश्चन पेपर। आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार देख लें। मैं एक लैंग्वेज में पेपर को पढ़ूंगा, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में जनरली समझ में आ जाता है, बट मैं फिर भी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तब भी उसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दिया हूँ ताकि सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। Study the following information carefully and answer the question given below. 9 person live on different floor in 13 story building. ठीक है, मतलब 13 स्टोरी बिल्डिंग है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल 9 पर्सन लिव कर रहे हैं ऑन डिफरेंट फ्लोर इन अ 13 स्टोरी बिल्डिंग। द बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर्ड 1 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 13। ठीक है, 4 फ्लोर आर वेकेंट। 13 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 13 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें से 9 पर्सन 9 फ्लोर पर रह रहे हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि 4 पर्सन यानी 4 फ्लोर जो है वो वैकेंट है, यही दिया भी है। 4 फ्लोर आर वैकेंट। अब आप इस बात को देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। इस बात को आप चाहे तो बिल्डिंग के अनुसार आप वर्टिकल बना लो, या आपको हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हो, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके आप यहाँ 13 तक दे सकते हो। तो ये आपकी टॉप मोस्ट बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपको कि आप क्या समझ रहे हो। जो बना रहे हो वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल वैसे तो जनरली मैं वर्टिकल लेके हॉरिजॉन्टल लेके बनाता हूँ। इस केस में मैं वर्टिकल ले लेता हूँ। ये 13 स्टोरी में बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब 13 स्टोर में एक ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लो 13। थोड़ा सा जगह इधर उधर हो गई है, कोई बात नहीं है। पर वही अल्टीमेटली कि आपको समझना है कि आप क्या बना रहे हो। नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया है, ए लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबव फ्लोर 5। अब भाई ये भी आपको केस देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर फ्लोर, तो सबसे पहले समझ लो कि प्राइम नंबर फ्लोर कौन से हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर फ्लोर तो हैं, तो जैसे प्राइम नंबर एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया और 13 हो गया। अब देखो, यहाँ पर 5 प्राइम नंबर के फ्लोर हैं, ठीक है। पर आपसे बोला क्या क्या है, आपसे बोला है कि A11 प्राइम नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर 5। तो फ्लोर 5 पर भी नहीं रहेगा, मतलब 1 2 3 केस तो आपके चले गए। अब 5 से ऊपर रहेगा प्राइम नंबर पर, तो या तो 7 पर रह सकता है, या 11 पर, या 13 पर। तो भाई मैं 3 केस बना देता हूँ, ठीक है। 3 केस आप बना लो। एक तो ए को आप यहाँ रख दो 7 पर, या ए को आप 11 पर रख दो, या ए को आप 13 पर रख दो। यही 3 केस बनेंगे। बोलो भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए को आप इन जगह में से कहीं भी रख सकते हो, यानी बैठा सकते हो। बताओ, ठीक है। फिर इसी के अनुसार क्या होता है कि जब आप केस बनाओगे तो हो सकता है कि 1 2 केस आगे चल के कैंसिल आउट हो जाए और एट द एंड एक ही बचेगा।
4 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड जी। अब ए और जी के बीच में 4 फ्लोर का गैप है, तो भाई देख लो। अब देखो 4 फ्लोर का गैप और 4 फ्लोर नीचे और ऊपर में अंतर होता है। 4 फ्लोर गैप का मतलब कि उनके बीच में 4 फ्लोर का ही गैप होता है, मतलब उनके बीच में 4 लोग हैं, ये 4 फ्लोर हैं। और 4 का गैप का मतलब उनके बीच में एक कम गैप होता है, मतलब एक चार, जैसे बोलता है कि सपोज 4 का उनके बीच में 4 लोग हैं, ये अलग चीज हो गई कि उनके बीच में 4 लोग हैं। और 4 का गैप होने का मतलब ये होता है कि उनके बीच में 4 माइनस 1 दैट इज 3 लोग, या 3 फ्लोर होंगे। ठीक है, अब देख लो 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड जी। ठीक है, तो 4 फ्लोर का गैप कर दो उनके बीच में, तो 1 2 3 4 गैप हो गया, तो एक जी इधर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में देखोगे तो 1 2 3 4, तो जी यहाँ भी आ सकता है। ऊपर देख लो 1 2 3 4, तो जी यहाँ भी आ सकता है। बात समझ आई? तो जी यहाँ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक ये वाला केस हो गया, और एक ये केस हो गया, और एक ये वाला केस हो गया इधर। ठीक है भाई, 4 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड जी, तो जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे, 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में एक फ्लोर गैप। अच्छा, इस वाले में तो हमने दिया ही नहीं, तो अगर ए 11 पर है तो 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 गैप, तो जी यहाँ हो जाएगा एक, तो जी की ये पोजीशन हो जाएगी, जी यहाँ हो जाएगा। आगे बोला है कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में एक फ्लोर का गैप है। अब भाई देख लो, अगर जी यहाँ देते हो, जी यहाँ है, तो एच ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एच लिव अबव जी। अब ध्यान से देखो यहीं से, 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच लिव अबव जी, तो एच ऊपर रहेगा जी के, और एक फ्लोर का गैप रहेगा, यही बोला है। अब यहाँ अगर जी को देते हो, मान लो जैसे इसमें ए और जी के बीच में 4 फ्लोर का गैप, तो आपने ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। पर इनकेस अगर जी को ऊपर देते हो तो 1 फ्लोर गैप बिटवीन, और जी के ऊपर एच, तो भाई यहाँ पर गैप तो आ जाएगा, पर जी ऊपर तो जगह ही नहीं बची, मतलब ये वाला जी नहीं होगा। तो सबसे पहले इस जी को हटा दो। अब आपके पास इस वाले केस में एक ही बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, तो एक फ्लोर ऊपर है, तो एक फ्लोर ये ऊपर हो जाएगा, एक का गैप हो जाएगा। ठीक है, जी के ऊपर एच रहेगा, एक फ्लोर का गैप होगा, तो ये एक फ्लोर का गैप हो गया। यहाँ पर भी देखोगे तो ये वाला गैप हो गया, तो जी एच यहाँ रहेगा, यहाँ पर ये एच की पोजीशन 8वें पर हो जाएगी। बात समझ आई ना, कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच लिव अबव जी। 5 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड सी। अब एच एंड सी के बीच में 5 फ्लोर का गैप है, वो बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 का गैप हो गया, तो ये सी हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखोगे तो एच एंड सी, तो ए एच यहाँ है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर एच है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। सी लिव बिलो एच। 5 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड सी लिव बिलो एच। सी जो है एच के नीचे रहेगा, तो एच के नीचे इसमें सी है, एच के नीचे देखो नहीं है, इसमें ऊपर है, तो ये वाला केस आपका हट गया। सी लिव बिलो एच, तो ये वाला भी सही है, मतलब एक केस जो था वो हट गया। ठीक है भाई, आगे देखो, डी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। अब डी इवन नंबर पर रहेगा। ठीक है, चलो हम डी को इवन पर दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी। डी लिव इवन नंबर फ्लोर पर रहेगा, एंड नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड बी। डी के जितने ऊपर रहेंगे उतने ही कितने जे और बी के बीच में रहेंगे। अब जे बी आगे पीछे यानी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? डी इवन पर रहेगा, और डी के ऊपर जितने रहेंगे उतने ही जे और बी के बीच में रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ऐसी कई सारी पोजीशन है जिसमें हम डी को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। देखो पहले वाले केस में देखो तो डी यहाँ हो सकता है इवन, फिर ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, तो डी यहाँ रह सकता है, और डी यहाँ रह सकता है। 3 केस बचा, मतलब इस वाले केस में 3 जगह बची डी के लिए। और ये भी एट द सेम टाइम कि डी के ऊपर जितने रहेंगे उतने जे और बी के बीच में रहेंगे। और आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, कुछ और हो सकता है हिंट मिल जाए। ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ई भी जो है वो भी इवन में रहेगा। ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी, तो जस्ट अबव बी का मतलब कि अगर ये इवन में रहेगा तो बी कहाँ रहेगा, ऑड पर रहेगा।
ये बात क्लियर हुई? तो ये ध्यान रखना, नो वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं होगा। एफ लिव 2 फ्लोर अबव डी, एफ लिव 2 फ्लोर अबव डी का मतलब क्या हुआ? अब वही बात हो गई कि भाई 2 फ्लोर अबव रह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में एक ही का गैप है। एफ लिव 2 फ्लोर अबव डी, ठीक है, उनके बीच में एक फ्लोर गैप। अब अगर डी इवन में रह रहा है तो ये वाला ऑड होगा तो ये भी इवन हो जाएगा, ठीक है भाई। और डी ये हो गया। अब यहाँ से आप देख लो कि अगर आप यहाँ पर एफ डी को देते हो तो भाई एफ कहाँ जाएगा, फिर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर आप किसको देते हो, डी को देते हो, तो ये गैप हो गया, तो यहाँ पर एफ की पोजीशन होनी चाहिए इसके अनुसार एक गैप के बाद। बोला है ना कि एफ लिव 2 फ्लोर अबव डी, मतलब 2 फ्लोर अबव मतलब उनके बीच में एक का गैप है, ठीक है। तो डी यहाँ नहीं रह सकता, डी की ये वाली पोजीशन गई। डी को अगर यहाँ देते हो तो फिर यहाँ एफ रहना चाहिए एक गैप के बाद, तो ये भी पोजीशन नहीं हुई डी की, तो डी अल्टीमेटली यहाँ रहेगा। इस वाले केस में डी यहाँ रहेगा तो भाई यहाँ पर कौन रहेगा, फिर एफ रहेगा, तो ये भी पोजीशन गई। दैट मीन्स कि ये भी केस पूरा का पूरा चला गया। बात क्लियर हुई भाई? ठीक है, ये वाला केस चला ही गया था। अब इस वाले केस में देखो, यहाँ पर सेकेंड हो गया, फोर्थ के लिए एक डी के लिए ये पोजीशन है, और डी को अगर यहाँ दे देते हो तो भाई फिर यहाँ एफ को देना पड़ेगा, तो एफ तो यहाँ हो ही नहीं सकता बिकॉज जी पहले से बैठा है। तो 6 भी चला गया, 4 भी चला गया, एच 8 भी चला गया। अब यहाँ पर एक 10 बचा और एक 12 बचा और एक 13 बचा, ठीक है। तो डी को यहाँ बैठाओगे, डी को जब आप यहाँ बैठाओगे तो क्या होगा, फिर ए गैप है और यहाँ पर एफ हो जाएगा 12 पर, ठीक है। एफ भी इवन पर हो गया, डी भी इवन पर हो गया। बोलो भाई, अब डी के ऊपर जितने बैठे हैं, यही बोला डी के ऊपर इस वाले केस में कि द नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी। अब बैठने का मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन की बात नहीं कर रहा, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड बी। डी के ऊपर देखो कितने हैं भाई, एक, ये 1 2 और ये 3, तो 3 ऊपर हैं, इसका मतलब जे और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। जे और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। अब बैठाओ उसको, कैसे बैठाते हो? अब देखो अपने पास केस तो एक ही बचा है, नो वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी। जे और बी के बीच में 3 लोग बैठे, भाई बैठाओ जे और बी के बीच में, एक ये है और एक ये है, मतलब पोजीशन देखो कि एक फ्लोर ये बचा है, एक फ्लोर ये बचा है, ये तो हो गया, देखो ये हो गया, एक यहाँ पर बचा है, एक यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा है, एक ये हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग अभी बचे हैं, मतलब 7 फ्लोर बचे हैं। और 7 फ्लोर में से देखो कि टोटल 9 लोग हैं, 9 में से 3 2 5 1 6 बैठ चुके हैं, मतलब 7 में से आपको 3 को बैठाना है और 4 को वैकेंट रखना है, ठीक है भाई। जे और बी को बीच में आप कहाँ बैठा सकते हो? एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि नो वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं होना चाहिए। सी यहाँ है, देखो सी और बी के बीच में कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भाई बी तो कहीं इसके सी के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो बी को आप बहुत ऊपर बैठा देते हो तो भाई फिर वैकेंट कहीं ना कहीं तो यहाँ आ जाएगा, ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो बी को इधर कहीं बैठाओगे। अब मान लो जे को आप यहाँ बैठाते हो, सपोज के लिए थोड़ी देर के लिए कि जे को आप कहाँ बैठाते हो, ऊपर बैठाते हो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, लेट से कि जे को आप सबसे ऊपर बैठाते हो यहाँ पर। अगर जे को यहाँ पर बैठाते हो तो 1 2 3, तो फिर बी को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो भाई आपको लगता है कि सी और बी के बीच में कोई वैकेंट फ्लोर नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो आप जे और बी को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो मैं जे और बी को थोड़ा सा नीचे बैठाता हूँ। अगर मैं जे को यहाँ बैठा दूँ सपोज, तो 1 2 3, तो बी को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, ठीक है, तो 1 2 हो सकता है कि ये खाली हो, चांस है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जे को मैं अगर यहाँ बैठा दूँ तो 1 2 3, तो बी को मैं यहाँ बैठा दूँ, तो जे और बी यहाँ बैठ जाएंगे। मतलब जे को एक तो यहाँ बैठा सकता हूँ, एक यहाँ बैठा सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ दिया था कि क्या दिया था, एच और जी का दिया था। अच्छा ये तो हो गया था, बैठा दिया है। नो वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी, तो 2 बैठ गए, एक और बंदा बचा है। अब कौन बचा है? देखो हो कौन कौन गए, ए बी सी डी हो गया, ई नहीं है, एफ जी एच, तो ई बचा है। ई के लिए कुछ बोला था कि ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी। तो भाई अगर यहाँ पर बैठाते हो बी को, मान लो जे को यहाँ दिए, बी को यहाँ दिए, तो फिर ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा और इवन होना चाहिए, जबकि जी तो यहाँ पहले से बैठा है, इसका मतलब ये वाला केस भी चला गया जो आप बनाए थे। ई के बी के जस्ट ऊपर, ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी, तो ई यहाँ हो गया, और देखो ये 4 इवन नंबर का ही है,
ठीक है भाई, तो ये केस सही हुआ। अब आप देख लो कि सी और बी के बीच में कोई वेकेंट भी नहीं है, एक यहाँ वेकेंट है, एक ये वाला वेकेंट है, ठीक है, एक ये वेकेंट है, 2 हो गया, फिर ये वाला 3 हो गया, और ये टॉप मोस्ट फ्लोर ये 4 हो गया। 4 फ्लोर वेकेंट है, तो मतलब आपका केस ये कंप्लीट हो गया, बन गया। ठीक है भाई, अब इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा है फोर ऑफ द फॉलोइंग। जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। आप डायरेक्ट इसको पढ़ा करो। देखो कौन कौन दिया है, 6 13 5 9 1, मतलब 1 5 6 9 13। चेक कर लेते हैं, 1 5 6 9 13, एक वाला वैकेंट है, 5 वाला ये वाला वैकेंट है, ठीक है, उसके बाद 6 वाला जी भरा है, 9 13, तो 9 वाला भी वैकेंट है, 13 वाला भी वैकेंट है। अब आप डायरेक्ट समझो कि भाई 5 में से 4 तो वैकेंट है, एक ही भरा है, 1 5 9 13 तो भरा है, बचा कौन सा 6, मतलब खाली है, और बचा 6 वाला भरा है, तो यही 6 वाला आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोर 6। हु लिव जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव जे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जे ये हो गया, पहले जे के पहले किसकी बात कर रहा, तो जे बिलो बात कर रहा, तो ये वाला बिलो होगा, और जस्ट अबव तो ये वाला अबव होगा, ये वाला अबव होगा, और ये वाला बिलो होगा, तो जे के जस्ट बिलो डी एच। भाई ऐसा ही देख लेते डायरेक्ट क्वेश्चन से, जे कहाँ है, यहाँ है, तो जस्ट बिलो जी है और अबव एच है, तो जी और एच आंसर हो जाएगा, जी और एच ये, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि सपोज अगर ऐसा दिया होता एच और जी और ये जे, तब ये गलत होता, मतलब एच जी नहीं होता, जी एच होता, बिकॉज वो रेस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले बिलो एंड देन अब बात करोगे। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव ई, ई के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। ई यहाँ पर है, ई के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, तो भाई ई के नीचे देख लो, 1 2 लोग नीचे हैं, ई अपने आप में खुद तीसरा हो गया, इसका मतलब ऊपर 6 लोग रह रहे होंगे, बिकॉज टोटल 9 लोग थे, टोटल 9 लोग थे, तो ई की खुद की 1 2 तीसरी पोजीशन है, मतलब जो रह रहे हैं, खाली वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछा है कि ई के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, तो टोटल 9 में से ई की 1 2 नीचे हैं, एक की खुद की पोजीशन, तो ऊपर 6 है, वैसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग ई के ऊपर रह रहे हैं, कितने हो जाएंगे 6, ऑप्शन डी डल ही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेहिचक। फिर क्वेश्चन 4 देखो क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड बी। भाई चेक करते हैं, जे एंड बी के बीच में 2 लोग हैं, जे कहाँ है, यहाँ है, और बी यहाँ है, तो 1 और 2, हाँ 2 लोग रह रहे हैं, हाँ नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो 2 नहीं है, बट आपको लिव बोला है, 2 उसके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सी डज नॉट लिव बिलो आई। चेक कर लेते हैं, सी आई के नीचे नहीं रह रहा क्या, सी ये है और आई दिया है क्या, आई तो है ही नहीं, वो आई थिंक जे हो सकता है। सी डज नॉट लिव बिलो जे, ये इसको आप जे कर लो। चेक करते हैं, देखो सी डज नॉट बोला है, जबकि सी जो है जे के नीचे ही तो है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, ये आप इसको जे करना, तो ये वाला गलत हो गया। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव बी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ए। बी के ऊपर नंबर ऑफ फ्लोर, अब यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ फ्लोर बात कर रहा है कि बी के ऊपर जितने हैं उतने ए के नीचे हैं। भाई बी के ऊपर देखो, अगर ऐसे देखो बी के ऊपर नंबर ऑफ फ्लोर गिनो, मतलब नीचे से देखोगे तो 1 2 तीसरी पोजीशन है, तो ए की भी ऊपर से तीसरी पोजीशन है, आप ऐसा गिनो, अदरवाइज गिनोगे देखो टोटल 13 है, नंबर ऑफ फ्लोर की बोल रहा है, तो भाई नीचे से, या तो इसी चीज को ये बोल रहा है जैसे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फ्लोर बी के ऊपर बराबर ए के नीचे, या तो ऐसा बोल रहा है। सेम चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि बी के नीचे, यहाँ पर लिखता हूँ, बी के नीचे बराबर ए के ऊपर, तब भी बात बराबर होगी। ठीक है, तो बी के नीचे आप देख लो, ये दोनों में से कोई सा भी आप चेक कर लो, तो बी के ऊपर गिनोगे तो ये आपको गिनती में ज़्यादा पड़ेगा, तो उल्टा चेक कर लो कि बी के नीचे देख लो 2, तो ए के ऊपर 2, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड गलत है, पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। इफ एफ एंड जी इंटरचेंज दियर पोजिशन, देन हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड एच।
एफ और जी आपस में पोजीशन चेंज कर देते हैं तो एफ और एच के बीच में कितने पर्सन रहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। देन हाउ मेनी पर्सन, अब फ्लोर की बात नहीं किया, पर्सन की बात किया है, राइट। भाई एफ कहाँ है, यहाँ पर है, और जी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ये एफ, ये वाला एफ और जी ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज अगर कर दें तो एफ यहाँ आ जाएगा। आपसे पूछे एफ और एच के बीच में कितने पर्सन लिव करेंगे तो एफ यहाँ आ जाएगा। तो एफ और ये एच है तो एफ और एच के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक ही है जे, तो वो एक पर्सन लिव करेगा। ये रहा 1 पर्सन, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ, एक एक चीजें क्लियर हुई। तो देखो पजल्स करना आप कर लेते हो कई बार, बट जो बेसिक चीजें हैं मतलब बेसिक उसके पॉइंट हैं जहां पर गलतियां होती हैं, अगर आप उनको ट्रिक आउट नहीं करते, पॉइंट आउट नहीं करते, उनको आप समझ नहीं पा रहे हो तो वहीं से गलतियां होती। भले आप कितने 10 पजल्स कर जाओ, 50 पजल्स कर जाओ, बट अगर आप ट्रिकी पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो तो गलतियां वहीं से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ मैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ, मेंस में ही आए हुए क्वेश्चन है और आते हैं। देखो 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, 3 क्वेश्चन कह रहा हूँ, कभी 4 भी आ जाते हैं तो वो आते हैं। हाँ मेंस लेवल का जो पजल्स मतलब वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको आप सलॉक्स बोलते हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं उसी में आपको 3 क्वेश्चन लाया हूँ मेंस के, तो वो आपको करवा देता हूँ। देखो कुछ नहीं है खास, बस मेन चीज़ें आप समझ लो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, ये सिंबल कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट द रेट हैशटैग, और ये एंड का साइन होता है, तो एंड में एक ऐसा भी होता है। तो जो भी दिया है आप उसको समझ लो कि बस वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। आर यूज्ड विद फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। कुल मिला के ये इनका मतलब दिया है कि अगर पी एट द रेट दिया है तो इसका मतलब आल पी आर क्यू दिया है, इसका दिया है तो ओनली अ फ्यू क्यूज इज पी, उल्टा कर दिया है, एंड पी हैज टैग दिया है तो नो क्यू इज पी, नो क्यू इज पी एंड नो पी इज क्यू, एक ही बात होती है। नो में और सम में चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि समझ लो कि ये स्टेटमेंट दिया है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिया एंड देन कंक्लूजन दिया है, फिर कंक्लूजन के बेसिस पर आप आंसर निकालोगे। देखो थ्रेड दिया है तो थ्रेड एंड दिया है, यहाँ पर रेंज दिया है, रेंज के साथ एट द रेट दिया है, तो मैं पहले एट द रेट को देख लेता हूँ। तो एट द रेट दिया है आल वाला, तो हम आल वाला पहले ढूंढ लेते हैं। तो आल वाला देखो एट द रेट आल वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आल रेंज, आल पी इज क्यू, तो आल रेंज हो गया, तो ये मान लो कि आल रेंज हो गया और आल रेंज इज थ्रेड, तो ये थ्रेड हो गया, ठीक है, समझ आया। फिर आगे इसमें देखोगे तो आल, यहाँ सेम चीज है, तो आल नंबर इज हिल हो गया, तो यहाँ पर नहीं दिया। आगे देख लेते हैं, और नंबर हिल दिया है तो नंबर यहाँ पर दिया है। अब इस एंड का मतलब, इस वाले का देखो मतलब क्या हुआ कि ओनली अ फ्यू क्यू इज पी, मतलब उल्टा हो गया। तो ओनली अ फ्यू नंबर, इसका मतलब यही होगा, ओनली अ फ्यू नंबर इज रेंज, तो यहाँ पर रेंज है तो ओनली अ फ्यू नंबर, तो ये मान लो कि नंबर हो गया, तो ओनली अ फ्यू नंबर। अब इस बात का मतलब ये होता है भाई कि ओनली अ फ्यू नंबर, जैसे यहाँ पर क्यू दिया है तो ओनली अ फ्यू क्यू, तो क्यू मतलब कुछ ही है, तो ऐसे ही नंबर कुछ ही है, इसका मतलब कुछ का मतलब इतने नंबर हो गए, मतलब बाकी का ये नंबर नहीं है रेंज। इस बात का मतलब समझते हो ना। फिर से बताता हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये दिया है कि ओनली अ फ्यू क्यू इज पी, तो ये क्यू एंड पी, तो ये हो गया पी एंड क्यू, आप ये कर दिए, क्यू का इतना वाला हिस्सा है। अब बोला कि ओनली अ फ्यू क्यू, मतलब कुछ ही क्यू जो है वो पी है, तो मतलब पी तो पूरा हो सकता है, मतलब पी की पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा क्यू हो जाए, बट क्यू पूरा का पूरा पी नहीं होगा, मतलब क्यू का इतना वाला हिस्सा हो सकता है ये जो उसमें मिला हुआ है, पर ये बाकी का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए बाकी के लिए क्रॉस लगा देते हैं। सेम चीज ये यहाँ पर बोला है कि ओनली अ फ्यू नंबर, बिकॉज क्यू को यहाँ पर पहले किया है, तो ओनली रेंज इस वाले में क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू नंबर इज रेंज, तो कुछ ही नंबर रेंज है, तो मतलब पूरा का पूरा ये वाला नंबर रेंज नहीं होगा, मतलब केवल इतना ही नंबर रेंज होगा, तो ये इसलिए बाकी वाले में मैं क्रॉस लगा दिया हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक जब पढ़ाया हूँ तो पूरा डिटेल में बताया हूँ। भाई एक बार सिलेबस पढ़ लो, जिंदगी में सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, कभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ना ही कोई गलती होगी, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाया हूँ। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हो तो मैं जाके वहां पर जाके देखो, प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है गलत पढ़ा है, और आप कितना छोड़ के रखे हो ये समझ में आएगा वहां से, ठीक है। ये हो गया।
अब ये नंबर का कुछ पार्ट हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब कि फिर से वही हो गया कि ऑल नंबर इज हिल, तो सारे के सारे नंबर हिल हैं, मतलब ये पूरा नंबर यहाँ तक है तो ये पूरा नंबर यहाँ से आप बना दो, ये हिल हो गया। कुल मिला के ये नंबर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिल हो गया। समझ पा रहे हो बात को। पर नंबर की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा रेंज नहीं हो सकता। तो जब अगर नंबर ही पूरा रेंज नहीं हो सकता तो पूरा हिल कहाँ से रेंज होगा, यही आपको समझना होता है। एक अभी और बचा है, रेंज एट द रेट, ये थ्रेड तो हो गया। थ्रेड एंड इस वाले में देखो फिर से, ओनली अ फ्यू समर इज थ्रेड, बिकॉज उल्टा हो रहा, पी एंड क्यू का मतलब ओनली अ फ्यू क्यू, तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा कि ओनली अ फ्यू समर इज थ्रेड। तो ये पूरा समर, ये थ्रेड है, समर को यहाँ कर दो तो ये हो गया समर। अब ओनली अ फ्यू समर करोगे तो मतलब समर जो है, समर जो है इसका इतना ही पार्ट समर है, तो मतलब बाकी पार्ट जो है ये समर जो है, समर का बाकी पार्ट जो है वो थ्रेड नहीं है, जैसे नंबर का बाकी पार्ट जो था वो रेंज नहीं था। समझ आया। अब ऑप्शन देखो, समर एट द रेट नंबर, मतलब क्या हुआ कि आल समर इज अ नंबर, तो भाई आल समर इज अ नंबर है क्या, भाई समर यहाँ है, नंबर यहाँ है, हो सकता है नहीं हो सकता, तो जहां पर यस की भी पॉसिबिलिटी हो एंड नो की भी पॉसिबिलिटी हो, जहां यस और नो हो तो आप उसको नो यानी गलत ही ठहराओगे, आप उसको गलत ही करोगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है भाई, तो ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, हिल एट द रेट थ्रेड, तो ये एट मतलब एट द रेट नहीं है, हैशटैग है, तो हैशटैग का मतलब कि कोई भी नो क्यू इस पी, मतलब कोई भी नो हिल इस थ्रेड, तो हिल कहाँ है भाई, हिल यहाँ पर है और थ्रेड यहाँ पर है, तो क्या कोई भी हिल थ्रेड नहीं है क्या, भाई हिल का ये पूरा पार्ट हो गया, देखो इतना यहाँ तक, और थ्रेड का ये पूरा पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है ना, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर नो बोला है तो मतलब सेकेंड वाला गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला गलत हो गया, पहला दूसरा गलत हो गया। अब ऐसे ही चेक कर लो, तो ये नहीं हो सकता, मतलब पहला नहीं हो सकता, से फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इस पे हो गया, सेकेंड गलत है तो सेकेंड यहाँ भी गलत हो गया, और फर्स्ट गलत है तो यहाँ भी गलत हो गया, एक ही बचा। और बाय द वे हम चेक करेंगे रेंज एंड, ये एट द रेट मतलब एंड वाला है हील, इसका मतलब देखो यहाँ पर है ओनली अ फ्यू हील इज रेंज, हील का ओनली अ फ्यू हील इज रेंज, तो भाई वही मैं बताया था कि देखो जैसे नंबर का इतना वाला पार्ट बाकी पार्ट नहीं है, केवल इतना ही पार्ट है, तो हिल का तो सीधी सी बात है कि पूरा पार्ट नहीं होगा, इतना ही पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली अ फ्यू हिल इज रेंज, तो मतलब ये तीसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला भी गलत था, तो अब तीसरा देख लो, यही ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली थर्ड इज फॉलो। ठीक है, समझ आया ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं करना होता, बस वही सेम चीज़ें दिमाग में आपको लानी होती है। फिर से वही चीज़ें सेम इन्फॉर्मेशन दिया है। अब देखो, एक ये स्टेटमेंट, दूसरा ये स्टेटमेंट, तीसरा, तीन स्टेटमेंट दिया है, इसको एट द रेट वाले को चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये आल वाला है और आल वाला हम पहले कोशिश करते हैं कि बनाएं। तो वर्स्ट पिज्जा, आल पी इज क्यू, मतलब कि आल वर्स्ट इज पिज्जा, तो आल वर्स्ट इज पिज्जा, पिज्जा ये पूरा है, वर्स्ट केवल इतना है, इस बात का मतलब समझते हो ना। आगे फिर डक एंड, डक एंड, तो डक और क्लब इसमें है ही नहीं, तो वर्स्ट और डक में इसको देख लो, इसका मतलब क्या हुआ, हैशटैग का मतलब कि नो क्यू इज पी, मतलब कि नो वर्स्ट इज डक, तो वर्स्ट यहाँ है तो डक आप यहाँ बना दो, मतलब वर्स्ट और डक में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है भाई, समझ आया ना, वर्स्ट और डक में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ पा रहे हो ना। ये रहा वर्स्ट, ये रहा डक, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब डक और क्लब को देखो, इसमें ये वाला एंड है, तो ओनली अ फ्यू क्यू, मतलब ओनली अ फ्यू क्लब इज डक, कुछ ही क्लब, ये रहा क्लब, कुछ ही क्लब, मतलब इतना वाला जो क्लब है वो डक है, बाकी इतना वाला क्लब, ये बाकी का वाला क्लब नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, देखो बाकी चीज़ें में जो पहले आए, जैसे यहाँ पर पहले क्यू है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, ओनली अ फ्यू क्लब, तो ओनली अ फ्यू कुछ ही क्लब जो है डक है, तो क्लब ये पूरा हो गया, तो क्लब का कुछ ही हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा डक है बट बाकी हिस्सा नहीं है, मतलब बाकी हिस्से को क्रॉस करोगे आप। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन, इसके कंक्लूजन। देखो पहला वाला आल एंड वाला है, मतलब आल पी, मतलब आल पिज्जा इज डक, तो आल पिज्जा इज डक है क्या, मुझे बताओ, आल पिज्जा क्या डक है, भाई यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है यस एंड नो की, तो आप उसको गलत ही करते हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखो एंड है ये वाला, तो यहाँ पर एंड का मतलब ये हुआ उल्टा क्यों, मतलब ओनली अ फ्यू क्लब इज पिज्जा, ओनली अ फ्यू क्लब इज पिज्जा। तो भाई क्लब का कुछ हिस्सा पिज्जा है क्या भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर, तो क्लब और पिज्जा में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि दो दो पॉसिबिलिटी है तो आप उसको गलत ही करोगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते ना कि होगा। पॉसिबिलिटी हाँ बोले तब आप करेक्ट करोगे कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी जब बोले कि ऐसा हो सकता है इट कैन बी, तब आप बोल दोगे हाँ हो सकता है, तब आप उसको करेक्ट करोगे। बट जब तक वो सेफ्टी का ऑप्शन पूछे तो यस और नो की कंडीशन में आप उसको गलत करोगे, तो ये भी गलत हो गया। अब ये वाला देखो हैशटैग वाला कि कोई भी नो क्यूएसपी, मतलब कोई डक पिज्जा नहीं है। भाई डक यहाँ है और पिज्जा यहाँ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, बताओ। पॉसिबिलिटी है, अब देखो नो डक इज पिज्जा, तो डक यहाँ है पिज्जा यहाँ है, हो सकता है कि पिज्जा और डक में कुछ भी कॉमन मिल जाए। बताओ समझ आ रहा क्या। देखो मैं इस बात को थोड़ा सा और तीसरे वाले इसको बताता हूँ। भाई आपसे बोला है, देखो स्टेटमेंट में बोला था कि ये वी और डी, यानी कोई भी, वी मतलब क्या है, कोई भी वर्स्ट डक्ट नहीं है, तो वर्स्ट और डक्ट में नहीं है, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। बट भाई यहाँ पर डक्ट और पिज्जा की बोला, ये डक और पिज्जा, तो वर्स्ट से पिज्जा तो बड़ा है ना, तो हो सकता है कि इसमें ना हो। जैसे मैं समझाऊं कि मान लो ये वर्स्ट हो गया और ये वाला पिज्जा हो गया, तो वर्स्ट और डक्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन डक्ट और पिज्जा में हो सकता है ना, डक्ट और पिज्जा में हो सकता है। अभी भी देखो डक्ट और वर्स्ट में कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये वाला स्टेटमेंट जो है यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होगा। बोलो भाई क्या बात समझ में आई। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, और जब ये भी गलत हो गया तो ये सब चले गए, आपका यही वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका डी वाला, डी नन फॉलो, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर ये तीसरे स्टेटमेंट में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे समझने की जरूरत है कि कोई भी वर्स्ट डक्ट नहीं है, लेकिन पिज्जा वाला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं कब हो सकता है, तो नहीं वाली ये कंडीशन दिख रही है कि कोई भी पिज्जा और डक्ट में कॉमन नहीं है। और हो कब सकता है, तो ये वाली देख लो कि इसमें पिज्जा और डक्ट में कॉमन दिख रहा है, फिर भी वर्स्ट में नहीं है। ठीक है भाई, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन देख लो, सेम सिमिलर बेस्ड है क्वेश्चन, ऐसे ही है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा। अदरवाइज प्रीलिम्स में तो आसान होते हैं, ठीक है। वही सेम चीजें हैं, ये एक साइन है, एक ये साइन है, एक ये साइन है, एक ये साइन है। एट द रेट का मतलब कि आल पी इज क्यू, मतलब आल चेस इज रोड, तो रोड को आप यहाँ बना दो, पूरा चेस रोड, ये पूरा है, चेस केवल इतना है। फिर चेस रोड हो गया। अब चेस एंड टॉप को देख लो, तो एंड साइन है, मतलब ओनली अ फ्यू टॉप इज चेस, ओनली अ फ्यू टॉप इज चेस, तो चेस ये है, ओनली अ फ्यू टॉप। अब भाई मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ओनली अ फ्यू टॉप्स, क्या बोला, ओनली अ फ्यू टॉप्स इज चेस, तो टॉप का कुछ ही हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा तो ठीक है, बट बाकी हिस्सा नहीं है। समझ आया, बाकी हिस्सा टॉप का चेस नहीं है। क्लियर हुआ, दो स्टेटमेंट हो गए। अब ये एट द रेट वाला नहीं, हैशटैग वाला है, तो हैशटैग में क्या दिया है कि कोई भी क्यू, नो क्यू इज पी, मतलब नो एंजल इज रोड, तो रोड ये है, तो एंजल ये हो गया, एंजल और रोड में कुछ भी कॉमन नहीं है। नो एंजल इज स्ट्रिंग, तो एंजल और स्ट्रिंग में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ध्यान रहे एक चीज, रोड और एंजल में, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बोला और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बोला है, नो एंजल इज स्ट्रिंग, ठीक है। परंतु रोड और स्ट्रिंग में हो सकता है, बिकॉज मना नहीं किया है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है, मान लो स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में कि भाई ये वाला होगा, तब भी आप उसको गलत मानोगे, बोलता है कि नहीं होगा तब भी आप उसको गलत मानोगे। तो जब आपके दिमाग में आ रहा है कि होगा तब भी गलत, नहीं होगा तब भी गलत, तो फिर सही क्या होगा, तो भाई दोनों में से या तो होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक तो होगा। पर अगर क्लियरली बोलता है कि होगा तब भी गलत करोगे, नहीं हो बोलता है कि नहीं होगा तब भी गलत करोगे। पर अगर वहीं पर आइदर का स्टेटमेंट दिया कि आइदर होगा अथवा नहीं होगा, तब उसको आप करेक्ट करोगे। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब कंक्लूजन देखो। हैशटैग का मतलब कि कोई भी नो क्यू एस पी, मतलब नो एंजल चेस,
नो एंजल इज चेस। देखो एंजल और रोड में जब कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ पा रहे हो, एंजल और रोड में कुछ भी कॉमन नहीं है तो रोड के अंदर ही तो चेस आ रहा है, रोड के अंदर ही तो चेस आ रहा है, तो रोड और चेस में कहाँ कॉमन होगा बताओ, नहीं होगा। समझ रहे हो ना कि यहाँ पर जब रोड में और एंजल में मना किया कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो चेस तो उसके अंदर ही है, तो ये कहाँ से होगा, तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये तीसरा देख लो लगे यहाँ कि एट द रेट वाला है, तो नो रोड इज टॉप, कोई भी रोड टॉप नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा रोड है और ये टॉप है, तो क्या है क्या ऐसा। अच्छा एक चीज़ हमने पहले वाले में गलत करी है, यहाँ पर बोला है कि नो एंजल इज चेस, तो भाई नो एंजल इज चेस, तो ये तो सही बात बोला है ना, हमने इसको गलत किया था, ठीक है, ये सही बात बोला है। देखो कैसे, क्योंकि चे एंजल और रोड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब नो रोड इज एंजल अथवा नो एंजल इज रोड, तो सेम चीज चेस तो इसके अंदर है, तो ये सही बोल रहा है ना कि नो एंजल इज चेस, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा देखोगे तो नो रोड इज टॉप, रोड और टॉप में कुछ भी कॉमन नहीं है क्या भाई, है कॉमन, देखो ये वाला पूरा रोड हो गया और ये वाला टॉप हो गया, तो इतना पार्ट कॉमन है ना, मतलब ये वाला बोल रहा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, और जबकि कॉमन है, तो ये वाला गलत हुआ, ठीक, आई एम सॉरी, थर्ड वाला गलत हुआ, ये वाला रोड और टॉप की ये है, तो ये थर्ड वाला गलत हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग एंड एंजल में देख लो कि यहाँ पर ये वाला साइन है, तो ओनली अ फ्यू क्यू, मतलब ओनली अ फ्यू एंजल इज स्ट्रिंग, ओनली अ फ्यू एंजल इज स्ट्रिंग, एंजल और स्ट्रिंग में देखो कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, यह बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू यानी कुछ एंजल स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भाई ये भी गलत हो गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड भी गलत है, पहला सही है, तो पहला सही है, मतलब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया भाई। ये चीजें हैं कि ये क्वेश्चन समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपसे बन जाएगा, आप बेसिक पूरा देखे हो, जाके देखो प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां पर आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं बड़ी गारंटी से बोल सकता हूँ, बिकॉज समझाने में टाइम लगता है, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ तो मुझे उसको बताना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करोगे, लिखोगे, ठीक है, तो लगभग 4 गुने 5 गुने 6 गुने का फर्क पड़ जाता है, ठीक है, 4 से 5 गुने टाइम का फर्क पड़ जाता है, तो ये मत देखो कि मैं इतने टाइम में करवा रहा हूँ, आप ये देखो कि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो भाई मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही मैं एक चीज़ उम्मीद करता हूँ कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट करने के लिए देखो मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और क्वालिटी वाइज दे रहा हूँ, तो सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से है, इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो एग्जाम ट्रिक्स के नाम से, फेसबुक पर मुझे फॉलो करो एग्जाम हब के नाम से, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।